नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जा रे एकाकी इस कहानी का उत्तरार्ध लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। पिछले हिस्से में आपने सुना था कि लेखिका जेल में जाकर बंदिनियों से उनका इतिहास जानती है। उसमें हमने देखा था कि कैसे दो सगी देवरानी जेठानी एक दूसरे के दुश्मन बन के और एक दूसरे के प्राण लेने के लिए आतुर हो गई थी, और कैसे जेठानी ने देवरानी की हत्या कर दी। बाद में नई देवरानी ने अपने भतीजे की हत्या कर दी थी। कहानी पढ़ते पढ़ते ही हाथों के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आइए सुनते कहानी का अगला हिस्सा। सुना, जिस कमरे में उसने बालक की नृशंस हत्या की थी वहां इतना अंधेरा था कि दिन में भी पुलिस ने मशाल जलाकर लाश के टुकड़े बरामद किए थे। किंतु उसी कारागार में पश्चाताप की ज्वाला से अछूती बंदिनियां भी हैं। एक कमरे में हाथ बांधे राजमहिषी से खड़ी अगली नाजमती ने मुझे देखते ही बड़ी अवज्ञा से उदासीन दृष्टि का थप्पड़ सा मार अपनी मराल ग्रीवा फेर ली। क्या रंग था और कैसी खड़क की धार सी नासिका। उसके उसी अभद्र अशिष्ट आचरण के कारण संभवतः उस दिन सहभोज में सम्मिलित नहीं किया गया था। उसे सर्कस की किसी सहनी सी ही वह खूंखार नरभक्षिणी कभी भी दर्शकों पर झपट सकती थी। इसी से उसे बाहर रिंग में लाना शायद अधिकारी वर्ग को खतरे से खाली नहीं लगा होगा। उन कंजी आंखों में एक हिंस्र वन्य लपट देखकर मैं भी कांप गई। उसे सहबोध से वंचित रखा गया था, किंतु उस सामान्य दंड से सुंदर चेहरे पर एक शिकन भी नहीं उभरी थी। यह तो कारागार नहीं, जैसे महाराजा छत्रसाल की पटरानी का अंतःपुर था और असंख्य अदृश्य चेरी बांदियों से घिरी बड़ी रानी सरकार प्रभुता के मद में झूमती टहल रही थी। पहली झलक में वह 20 वर्ष की युवती सी छरहरी लगी, किंतु गौर से देखे जाने पर उस छलनामयी गत यौवना का बहुरूपी उत्तरी खिसक गया। इस बार शायद उसके नारी सुलभ औत्सुक्य ने उसके बनावटी गांभीर्य पर विजय भी पाली। कनखियों से वह भी हमें देखने लगी और उस काक दृष्टि में कुटिल चेहरे की एक भांज स्वयं खुलती चली गई। व्यंग्यात्मक बंकिम स्मित में उसके क्रूर स्वभाव के द्योतक पतले अधर खींचकर रह गए, जैसे पूछ रही हूँ, क्यों देखने आई हो हमें? क्या हम किसी चिड़ियाघर के नुमाइशी पशु पक्षी हैं? जैसे जीवन जिया हो उसकी छाप मानव के चेहरे को सचमुच ही अपने रंग में रंग देती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मिस्सी लगे दांतों की क्षणिक चमक, नुकीले तेवर, ठोड़ी का गोदना और कंजी आंखों में छिपी कुटिल बरछियों की झलक दिखाकर उसने फिर पीठ फेर ली। मैं आगे बढ़ गई। अब भी इस उम्र में इतनी सुंदर है तो अपने यौवन काल में यह कितनी सुंदर रही होगी। मैंने उनकी अधीक्षिका से कहा तो वह हंसकर बोली, सुंदर? काश इसके सुंदर चेहरे से सुंदर इसकी केस हिस्ट्री भी होती। किंतु वह तो है एकदम विपरीत, कदर या कुत्सित ही नहीं, कलंक मंडित। न जाने कितनी डकैतियों में डाकों की निर्भीक संगिनी बनकर वह कितने ही हरे भरे घर उजाड़ चुकी थी। यही नहीं, अब भी उसके प्रशंसकों का अभाव नहीं था। सबसे अधिक मिलने वाले इसी के पास आते हैं। इससे 20 वर्ष छोटा एक सुदर्शन ठाकुर अभी कुछ दिन हुए इससे मिलने आया था, टोकरी भर मेवे लेकर। इतने सारे मेवे एक साथ किसी भी बंदिनी को नहीं दिए जा सकते। हमने कहा, कारागार के नियमानुसार आप इसे केवल अभी खाने भर की सामग्री दे सकते। तब हंसकर इसके छोकरे प्रेमी ने अपनी ही उपस्थिति में इसे सारे मेवे खिला दिए। मुझे उस प्रत्यनमती पठान की कहानी का स्मरण हुआ है, जो साथ में एक मोटा दुम्बा लेकर यात्रा कर रहा था। टिकट चेकर द्वारा दुम्बे का टिकट मांगे जाने पर उसने तत्काल वहीं दुम्बे को काट कूट उदरस्त कर लिया। निश्चय ही उन प्रौढ़ कपोलों की लालिमा में उन पौष्टिक मेवों की ललछों ही आभा एक लंबे अरसे के लिए रिस्क कर रह गई थी। अभी तो आप उससे मिले ही नहीं। दक्षिणी डॉक्टरनी का आनंदी चेहरा बचकाने उत्साह से रंग गया। मुझे भी जैसे उत्साह की छूत लग गई और मैं उतावले कदमों से चौके की ओर बढ़ी। छोटा सा धुएं से भरा चौका, किसी भी सुगरानी के चौके सा साफ सुथरा
और पकवानों की सुगंध से सुवासित था। एक बड़ी सी कढ़ाई में घुटनों तक धोती चढ़ाए दो लंबी तातार सी औरतें पूड़ियां तल रही थी। सहसा धुएं की कुहेलिका को चीरती वह अपने दो गुलगोथने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। यह मेम साहब तुम्हारे देश से आई है चनोली, उसकी अधीक्षिका ने कहा, और उसने एक सजीले दृष्टिपात से मुझे बींध कर आंखें झुका ली। क्यों चनोली, किस गांव की हो तुम? मैंने हंसकर पहाड़ी में पूछा, पर मैं क्या जानती थी कि उसके बिछुड़े देश की भाषा में पूछा गया मेरा निर्दोष प्रश्न नश्तर बन उसी क्षण उसके पके नासूर को बेरहमी से चीर देगा। दोनों हाथों से मुंह ढांककर वह फफक फफक कर रोने लगी तो मैं अप्रस्तुत हो गई। बहुत दिनों बाद आपके मुंह से अपनी भाषा सुनकर ही शायद बेचारी अपने को रोक नहीं पाई। वैसे वह कभी रोती नहीं, डॉक्टर ने अंग्रेजी में कहा और फिर बड़े चातुर्य से प्रसंग बदल दिया। अच्छा चलो तो चनोली, हमको काम है, तुम मेम साहब को स्कूल और पूरी जेल दिखा लाओ। मेरी अनजान उपस्थिति में अचानक ऐसे टूटकर बिखर जाने से चनोली जैसे मेरी ओर आंखें उठाकर देख नहीं पा रही थी। आंखें पोंछकर नीचे नजर किए ही बोली, आइए, और मैं निशब्द उसके पीछे पीछे चलती एक बार फिर जेल की परिक्रमा कर गई। बच्चों की कक्षा देखी तो मन भर आया, किंतु क्या वह सचमुच बच्चे थे? 6 वर्ष के भोले निष्पाप चेहरों पर 26 वर्ष के अनुभव की छाप थी। बेरौनक उदास चेहरों में जड़ी पीली आंखों में क्षण भर के लिए किसी दम तोड़ते टॉर्च के नन्हे नन्हे बल्ब की सी ही चमक आई, फिर दब से बुझ गई। नन्हे नन्हे हाथ हिला हिलाकर उन्होंने मुझे कविता सुनाई, गाने गाए। चाबी खत्म हो रहे लट्टू की भांति एक दो ने गोल गोल घूम संक्षिप्त नृत्य प्रदर्शन भी किया, किंतु मुझे लगा वर्षों पूर्व बचपन में देखे राजस्थानी कठपुतलियों के किसी कठपुतले का नाच ही मैं फिर से देख रही हूँ, जो बार बार मरने का अपूर्व अभिनय करता, भड़ाम से गिर, फिर उठ गले में बंधा सार्डिन का टेन पीठ सीटियों में गाने लगता, थोड़ी थोड़ी और बजेगी, थोड़ी थोड़ी और बजेगी। 6 वर्ष का होते ही जब उन्हें पिता या अभिभावकों के पास भेज दिया जाएगा, तब जननी का यह अवांछनीय सान्निध्य क्यों उनके लिए अनिवार्य है, मेरी समझ में ही नहीं आया। कैसा ही आदर्श कारागार क्यों न हो, इन अबोध शिशुओं के कोमल मन पर क्या इस परिवेश की छाप सदा के लिए नहीं पड़ जाती होगी? मैंने एक बार फिर उन्हें देखा और सहमी दृष्टि फेर ली। मुझे लगा जिस फूलदान में यत्न से लगाए गए उन कोमल पुष्पों की पंखुड़ियां छूते ही भरभरा कर घिर जाएंगी, बिखर जाएंगी। शायद आप चनोली से एकांत में बातें करना चाहेंगी। दयालु जेलर मुझे अपने कमरे में छोड़ आई। छोटा सा साफ सुथरा हवादार कमरा चारों ओर से खुला हुआ था। चनोली चुपचाप मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई, जैसे मेरे बहुत दिनों की बिछुड़ी पालतू बिल्ली हो। निस्तब्ध कमरे के निस्सीम शून्यता के बीच मैं थी और मेरे पैरों के पास बैठी चनोली। ठीक ही कह रही थी अधीक्षक की पत्नी, जैसा रूप है वैसा ही सौम्य आचरण। आश्चर्य होता है कि ऐसी संत बालिका ने भी किसी के प्राण लिए होंगे। चनोली का करुण इतिहास में उन्हीं से सुन चुकी थी, पर स्वयं चनोली के मुंह से सुना तो फिर कुछ कह नहीं सकी। उत्तराखंड के सीमावर्ती आसपास बसे 2 ग्रामों में ही उसका मायका और ससुराल थे। विवाह हुआ था स्वयं पति की इच्छा से। अपनी सीढ़ी से बने खेत पर खड़े उस बांके कुमाऊनी जवान ने सुंदरी चनोली को बकरियां चराते देखा था। निर्णय लेने में उसने फिर विलंब नहीं किया, किंतु पुत्र जब जननी को पुत्र वधु चयन के जन्मजात अधिकार से वंचित करने की धृष्टता करता है, तो कभी पढ़ी लिखी जननी का चित्त भी विद्रोह कर उठा। फिर वह तो एक अपढ़ ग्राम्या माँ थी। विवश होकर बहू ले तो आई, किंतु उसे स्वीकार नहीं कर पाई। आए दिन गृह कलह की आतिशबाजी से ग्राम का आकाश रंगीन बनने लगा और आनंद उठाने के लिए प्रतिवेशी परिवारों की भीड़ जुटने लगी। इसी बीच सीमांत के चीनी युद्ध ने नवेली चनुली के फौजी पति को भी बुला लिया। वह गया और फिर नहीं लौटा। पुत्र की अकाल मृत्यु ने कर्कशा सास को जीती जागती तोप बना दिया और वह दिन रात आग उगलने लगी। कुलच्छनी, तू ही मेरे बेटे को खा गई। चनोली की एक प्रतिवेशनी उसकी सास के तोप खाने के लिए नित्य बारूद जुटाती थी। सुबह सुबह चुनी हुई दरांती लेकर घास काटने निकली तो वही झगड़ालू पड़ोसिन जानबूझकर ही उसके पीछे होली। मार्ग भर वह उसको छेड़ती गई।
छौंक लगा रही थी उसकी अन्य सखियां। चनुली ने गले का मंगलसूत्र और नाक की फुल्ली न उतारने की धृष्टता की थी। इसी से नारी वर्ग ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। अभियान की अगुआ थी वही कर्कशा प्रतिवेशिनी। ये श्रृंगार क्या रान रंडकुली औरत को शोभा देता है? वहां बुढ़िया बेटे के लिए पागल हो रही है या इस मुई का यह चरित्र है? दीदी, चनुली का गला रोन गया। मेरा मन कहता था कि वे जिंदा है और मेरा मन कभी झूठ नहीं बोलता। इसी से मैं चेहरे फुल्ली नहीं उतारती थी। और क्या मैं सजने धजने के लिए यह सब करती थी? फिर उसी रात को मैंने उन्हें सपने में देखा था। मन भारी था। उसने मुझसे ऐसी बात कह दी तो मैं क्रोध में पागल हो गई। खींचकर मैंने दराते उसके ओर फेंकी। मैं क्या जानती थी दीदी कि एक ही चोट में उसकी गर्दन लटक जाएगी। चनुली ने अपनी निर्दोष आंखें मेरे चेहरे पर गड़ा दी। यदि मैं न्यायाधीश होती तो उसी क्षण उन निर्दोष आंखों की गवाही को ही सत्य मानकर उसे मुक्त कर देती। कैसा भोला निष्पाप चेहरा था उसका और निष्कपट ऐश्वर्य का कैसा सरल आत्मनिवेदन। फिर मैंने सांस रोककर पूछा। फिर खून का फव्वारा सा छूटता देख कर मैं भागकर घर आई, पर सबने तो मुझे देख लिया था। उस दिन मुझे अल्मोड़ा ले जाया गया। क्यों, किसी ने क्या तुम्हारी जमानत नहीं दी? मैंने पूछा। मेरी जमानत कौन देता? उसने एक लंबी सांस खींचकर कहा। मैंने खून किया था, वह भी ब्रह्म हत्या। वह ब्राह्मणी थी, अकेली। मेरी माँ ही रोती रोती बस के पीछे बहुत दूर तक भागती हुई आई थी। फिर मुकदमा चला। मुझसे बार बार पूछते, तुमने उसे दरांती मारी थी? हाँ जी मारी, मैं कहती। तब तुम जानती हो लड़की कि तुम्हें उसका खून किया है? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया, वो तो मुझसे हो गया। उसने बड़े भोलेपन से अपने कथन की पुष्टि के लिए मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। आप ही बताइए दीदी, मैं झूठ बोली? खून क्या मैंने जानबूझकर किया था? वह तो मुझसे हो गया था। यह जो मुझसे हो गया की मिठास और निरीह भोली कमनीयता पहाड़ी भाषा में है, उसे ग्राह्य करने की क्षमता यदि उस न्यायाधीश में होती तो निश्चय ही वह उसे छोड़ देता। पुण्य सलीला भागीरथी सलील से पवित्र अश्र जल से छलछलाते विकसितांबुज नेत्र पत्र 15 दिन के संक्षिप्त हनीमून की मधुर स्मृति का उल्लेख करते ही थरथरा रहे अधर द्वय और सुडौल कांचन सन्निभ देह अष्टि। एक अकेली चनुली ही उस कारागार को ज्योतिपुंज बनकर आलोकित कर सकती थी। वह अब जेल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी नहीं, अपने अनुकरणीय आचरण से अपूर्व लोकप्रियता भी प्राप्त कर चुकी थी। इधर उनके उदार अधीक्षक ने बड़े साहस से उन्हें गाइडिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी थी। नीली साड़ी और गाइडिंग का बिल्ला लगाए मुड़े कफ की कुर्ती में चनुली किसी द्युतिमान तारिका से कुछ कम आकर्षक नहीं लगती थी। उसे पहले प्राणदंड ही मिला था, क्योंकि उससे अनजाने में हो गई हत्या भी नृशंसता के दायरे में ही आती थी। छिन्न मस्ता प्रतिवेशिनी की गर्दन धड़ से दूर छिटका उससे चलते चलते भी प्रतिशोध ले गई थी, किंतु उस कमनीय चेहरे के लुनाई ने स्वयं ही उसकी पैरवी की। संसार का कौन जल्लाद भला उस चेहरे पर नकाब की यवनी का डाल फांसी का फंदा खींच सकता था? आजन्म कारावास का काला कंबल ओढ़ वह पहले नयनी रही, फिर अपने सौम्य आचरण का पासपोर्ट दिखाकर आदर्श कारागार में प्रवेश पा गई। इसी बीच किसी हिंदी फिल्मी नायक की भांति उसका प्रणयी पति सहसा आकर उपस्थित हो गया। 15 दिन के क्षणिक साहचर्य की मादक स्मृति उसे पागल बना गई। उसने उच्च न्यायालय में अपील की। यदि दयालु न्यायाधीश उसकी पत्नी को छोड़ दे तो वह उसे ग्रहण कर लेगा। दोष उसकी पत्नी का नहीं था, उसकी कर्कशा प्रतिवेशिनी ने ही उसे उकसाया था। एक विदेशी उक्ति है कि प्रेमी से समस्त विश्व प्रेम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने चनुली की सजा 4 वर्ष कम कर दी थी। इसी बीच वह बराबर अपनी बंदिनी सहचरी को रसपगे आश्वासन पूर्ण पत्र लिखता रहा। क्या वह तुमसे मिलने भी आया? मैंने पूछा। नहीं, मेरी सास ने उन्हें आने नहीं दिया। मुझसे मिलने आते तो पूरे गांव को खिलाना पड़ता, पर उनकी चिट्ठियां। अधूरे वाक्य के बीच उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। दोनों घुटनों में सिर डालकर वह चुप हो गई। उसके अनकहे वाक्य से ही मैं समझ गई कि उन मधुर रसीली चिट्ठियों में ही उसने अपने खोए पति को फिर पा लिया है। किंतु इधर 2 सालों से उनकी एक भी चिट्ठी नहीं आई। एक बार जेठ जी ही आए थे,
तुमने उनसे पूछा नहीं? मैंने कहा। पूछती कैसे दीदी, मुझे शर्म जो आती थी। पहली बार मैंने उसके पीले चेहरे पर मधुर लजीले स्मित की प्रेम छाया सी देखी। उस अंधेरे कमरे में भोले चेहरे को क्षण भर के लिए दर्शनीय बना गई उस मोहक मुस्कान को देख मैं पलक झपझपाते ही समझ गई कि क्यों प्राण दंड पा गई प्रेसी को छुड़ाने उसके पति ने अपील की होगी। मैं जानती हूँ दीदी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी। यही सोचती हूँ। 2 साल तो कट गए हैं, 2 साल और हैं, पर छूटकर कहाँ जाऊंगी मैं? कभी मिलते तो यही पूछती, जब ले ही नहीं जाना था तो मेरी सजा कम क्यों करवा दी? अब तो यही मेरा मायका और ससुराल है। सच पूछो तो मुझे मायका ही लगता है। यहाँ जब आई तो पढ़ना नहीं जानती थी, अब पढ़ना सीख गई हूँ। दिन भर तो काम में कट जाता है, पर रात नहीं कटती। चैत आता है तो सोचती हूँ काफल पका होगा, घर भेटुली बन रही होगी, बैसाख में सेब खुमानी वाली हवा चलने लगेगी और माघ पूस में बर्फ ही बर्फ। कभी कभी तो सारी रात बर्फ ही क्या सपने देखती रहती हूँ। चनुले, मैं इस गर्मी में पहाड़ गई ना तो तुम्हारे गांव भी जाऊंगी। कहती हो अल्मोड़ा से 2 घंटे का रास्ता है। क्या नाम है तुम्हारे गांव का और तुम्हारे पिता का? बर्फीली हवा के दिवा स्वप्न भंग हो गए। फलों से गदराए खुमानी आड़ू और के पेड़ सहसा मेरे प्रश्न के वज्रपात से धराशायी हो गए। उसका पीला चेहरा और पीला पड़ गया। जिस गांव से रिश्ता टूट गया उसका क्या नाम लो दीदी? वो बोली। बाबू के नाम पर तो उसी दिन कालिक पोत आई। कसम खाई थी कि अब इस पापी मुंह से उसका नाम कभी नहीं लूंगी। पर और पता बता सकती हूँ। ब्राह्मण है, गांव के प्रधान है, चौरवानी, पट्टू का भूरा कोट और काली गबरून का बंद पायजामा पहनते हैं, ऐनक लगाते हैं, एक कमानी डोरी से बंधी है। घर के दाई ओर की पगडंडी शिवालय से होकर ठीक हमारे मॉल में उतरती है। सामने 3 मील नाशपातियों के पेड़ है और पिछवाड़े कागजी अखरोट का जंगी पेड़ भी है। चनोली ने एक सांस में अपने ग्राम का पूरा नक्शा उगल मेरी ओर बड़ी आशा से देखा। फिर उसे लगा शायद कुछ कसर रह गई है। रुक रुक कर वह फिर कहने लगी, बाबू मेरे एकदम गऊ हैं, शांत, किसी से कुछ नहीं कहते। देवर जी का भी जनेऊ नहीं हुआ, इसी से 2 चोटियों की लटी करते हैं। शक्लें इनसे बहुत मिलती है, पर रंग इनसे बहुत गोरा है। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, अब तो आप ढूंढ लेंगे ना? पर क्या मैं ढूंढ पाऊंगी? उत्तराखंड की गोरख धंधे से दुरूह जामिती में पूरा भूरा कोट और काले गबरून का बंद पायजामा पहने उस गऊ से शांत प्रधान को क्या मैं सहज ढूंढ पाऊंगी, जिसकी तागे से बंधी एक कमाने वाली ऐनक के नीचे धुंधली आंखों में एक गोल पीले चेहरे का करुण चित्र बार बार उभरता विवर्ण अश्रुजल के बीच डूब जाता है। कुमाऊं के असंख्य घरों के बीच क्या मैं उस घर को ढूंढ सकूंगी जिसके दाईं ओर से मुड़ गई पगडंडी शिवालय से होती ठीक उस मॉल में उतरती, जहाँ सामने 3 मील नाशपातियों के पेड़ है और पिछवाड़े एक जंगी कागजी अखरोट, जहाँ 2 चोटियों की लट्टी लटका है। उसके गोरे देवरवा का चेहरा एकदम उसके सांवरे प्रीतम से मिलता है। और कुछ? मैंने अपनी विवशता की एक लंबी सांस में पूछा। हाँ दीदी, वह आज बड़े उत्साह से मुझे अपने मायके की देहरी से अल्मोड़ा कचहरी की ओर खींच ले चली। वहां से अल्मोड़ा कचहरी आकर मेरा एक काम और कर देना। जब मुझे अल्मोड़ा ले जाया गया तो मेरे सब गहने खुलवा लिए गए थे, पर चर्यों मैंने नहीं खोलने दिया। ये मंगलसूत्र और नाक की फुल्ली मैं किसी भी तरह से उनको नहीं उतारने दे रही थी। तो मैं हाथ जोड़ जोड़ कर बहुत गिड़गिड़ाई, पर पटवारी जी बोले, पगली, जेल में क्या सुहाग धर्म का शगुन अशगुन चल सकता है? यह आज तेरे ही गहने खोले जा रहे। यहाँ तो रानी महारानी भी जेल जाए तो उनके गहने भी खुलवा दिए जाते हैं। फिर फुल्ली उतार कर पत्थर पर रख दी तो मैंने पैर पकड़ लिए। आप तो पहाड़ी है, जानती होंगी कि सुहाग कई पत्थर पर धरा जाता है। हाँ, मैं जानती थी। मंगलसूत्र, लौंग या चूड़ी पत्थर पर धरे जाने का श्राप कुमाऊनी सदवा के लिए सबसे घातक श्राप है। इससे बड़ी गाली क्या हो सकती थी भला? तब पटवारी जो ने कहा था, अभी सब गहने गिनतियों का रजिस्टर में चढ़ते ही तिजोरी में धर देंगे। रोती क्यों है? तुम जरा जाकर अपनी आंखों से देख लेना दीदी, मेरी फुल्ली ठीक से धरी है या नहीं। अब तक जिस गह्वर को मैं बड़ी देर से घुटक रही थी, वह ससा कंठनली में एक मुक्का मारकर बाहर निकलने को व्याकुल हो उठा। पति ने आंखें फेर ली थी।
हृदयहीन समाज के द्वार बंदिनी के मुक्त होने पर भी उसी निर्ममता से मुंदे रहेंगे। फिर भी 1.25 रुपए की फुल्ली के प्रति ऐसा मोह। क्या यह भोली सावित्री इस फुल्ली के बल पर अपने सत्यवान को लौटा पाएगी? मैंने सुना तुम बहुत अच्छा गाती हो चनोली। बहुत दिनों से पहाड़ी गाना नहीं सुना। मैंने प्रसंग का पृष्ठ स्वेच्छा से ही पलट दिया। उसकी आंखों में एक चमक आई। फिर उसने अपनी स्वाभाविक लजीली चितवन से मुझे देखकर आंखें झुका ली। 15 अगस्त को तुमने सुना एक बहुत बढ़िया पहाड़ी गाना गाया था, सुनाओ ना। मैंने उसे किसी बच्ची की भांति फुसलाया। वह कुछ झिझकी, फिर पहाड़ी दुनाली मुरले सी ही मीठी पतली आवाज कारागार के कठिन कपाटों से टकराकर गूंज उठी। पलटनिया बाजा बजने लगा है, फौजी झोले तमलोटों से सजा वीर रणबांकुरा युद्ध में जा रहा है। अरे मेरी माँ, तू जल्दी खीर तो पका दे, तेरा कुमैया वीर लड़ने को जा रहा है। उन सूजे कपोटों के नीचे झपकती रेशमी पलकों में पैर रखता क्या सचमुच उसका कुमैया वीर खाकी वर्दी पहने परेड करने लगा था? बाहर लू की प्रचंड लपटें उठ रही थी, किंतु मुझे लगा खुली खिड़की से मुट्ठी पर देवद्रुमों की शीतल बयार आकर बिखर गई है। किसी छरहरी किशोरी सी कृशोदरी सुआल नदी को देखती मैं नैनीताल से अल्मोड़ा जा रही बस में बैठी हूँ। सामने काकड़ी घाट के सुरम में घाटी और घाटी की गोद में बिखरा दीवाल है। बस बल खाती चली जा रही है। सरल महायात्रियों के बीच बिखरी पोटलियों के बीच बिखरा सेब की पेटियों का वैभव और पेटियों की दरार से आती सेब की मादक सुगंध दूर दूर तक फैली पर्वत श्रेणियों से ही टकरा टकरा कर क्या वंशी से मिठी कंठ की मधुर गूंज उठ रही थी। अचानक मैं चौंकी। कमरे में क्या हम दोनों अकेली रह गई थी? चनोली के मीठे सुर का जादू न जाने कब कारागार की बंदनियों को उस कमरे में खींच लाया था। मीठे स्वर के जादू ने किसी चतुर मेकअप मैन किसी तुलिका से एक एक चेहरा रंग कर बदल दिया था। काली हीरा, उदास आंखों वाली माया, दांतों में सोने की कील ठुकी पिथौरागढ़ निवासिनी वार्डन, सबके चेहरों पर बद्री केदार से लौट रही वैष्णवियों सी सात्विक स्निग्धता उतर आई थी। मैं उठ गई। आप क्या इनसे 2 शब्द नहीं कहेंगे? अधीक्षक की हंसमुख पत्नी ने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने गर्दन हिला दी। पक्षाघात के किसी आकस्मिक झटके ने मेरी वाणी मानो हर ली थी। वाणी होती भी तो मैं किस भाषा में उनसे 2 शब्द कह सकती थी? वहां जो भाषा ग्राह्य थी, आंखों ही आंखों में उसी भाषा के माध्यम से मैं उनसे विदा लेकर बाहर आ गई। एक क्षण के लिए उन्मुक्त आकाश भी मुझे अनचीना लगा। सामने की विराट ड्योढ़ी फिर बंद हो गई, किंतु खिड़की बंद होने से पहले मेरी उतावली दृष्टि स्वयं ही मुंदरे कपाटों पर जम गई। 2 अश्रु सिक्त आंखों को पहचानने में मैंने भूल नहीं की। 2 साल और है दीदी, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? उसका प्रश्न बार बार मेरे कानों में बज रहा था। वर्षों पूर्व आश्रम के लोकप्रिय नेत्रहीन गायक कालू ने छातिमतला की संगीत सभा में अपने एक अपूर्व गीत से श्रोताओं को झुमा दिया था। आज उसे मिश्री घुले कंठ स्वर की स्मृति मुझे चनोली के अश्रु सिक्त आंखों के मोह प्रश्न का उत्तर सुझा गई। अरे पक्षी, छिन्न श्रृंखला पांव में लेकर तू अब एकाकी ही उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा। तो मित्रों, कहानी यहाँ समाप्त होती है। कहानी पसंद आने पर एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।